नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी के कुछ शब्द इतने सटीक और सुनने में इतने सुंदर कैसे लगते हैं? अक्सर इसका राज छिपा होता है समास में। तो आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। कई लोगों को समास के नियमों और प्रकारों के जाल में उलझा हुआ महसूस होता है ना? तो चिंता की कोई बात नहीं, ये एक आम मुश्किल है और आज हम इसे मिलकर पार करेंगे। क्या हो अगर मैं कहूं कि इस चर्चा के अंत तक समास पानी की तरह साफ हो जाएगा। हम इसे इसकी जड़ से समझेंगे ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बस जाए। तो सीधे नियमों में गोता लगाने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं और समास के पीछे के क्यों को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ व्याकरण नहीं है, ये हमारी भाषा को और ज्यादा शक्तिशाली और सुंदर बनाने की एक कला है। तो सबसे जरूरी बात, समास का मतलब ही है संक्षेप, मतलब कई शब्दों को एक असरदार शब्द में बदल देना। सोचिए, ये भाषा की एक तरह की जिप फाइल है। अब यहाँ इसका असली जादू देखिए। राजा का पुत्र कहने की बजाय हम सिर्फ कहते हैं राजपुत्र। मतलब वही, लेकिन शब्द कम। यही तो समास की खूबसूरती है। ठीक है, अब जब हम इसका मूल आइडिया समझ गए हैं, तो क्या समास के 6 मुख्य स्तंभों से मिलने के लिए तैयार हैं? हर एक की अपनी एक अनोखी शक्ति है। चलिए देखते हैं। पहला है अव्ययी भाव। इसका राज पता है, इसके नाम में ही है। इसका पहला हिस्सा एक अव्यय होता है, यानी एक ऐसा जिद्दी शब्द जो किसी भी हालत में नहीं बदलता, जैसे यथा या प्रति। यहाँ देखिए, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, और प्रतिदिन यानी हर दिन। यहाँ यथा और प्रति ही असली सितारे हैं जो इसे अव्ययी भाव समास बनाते हैं। चलिए, अब हमारे दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। इसे एक फिल्म की तरह सोचिए, जहां दूसरा एक्टर मतलब दूसरा शब्द मेन रोल में है, वही हीरो है। जैसे राजपुत्र में हम असल में पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? उसी तरह ग्रामवासी में पूरा ध्यान वासी यानी रहने वाले पर है। देखा कितना सरल है। हमारा तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास। इसे एक आदर्श जोड़ी की तरह समझिए। एक शब्द दूसरे की खूबी बताता है, मतलब एक विशेषण और एक संज्ञा एक साथ काम करते हैं। ये स्लाइड इसे खूबसूरती से दिखाती है। नील कमल में नील शब्द कमल को एक सुंदर नीला रंग दे रहा है, और महापुरुष में महा शब्द पुरुष को महान बना रहा है। एकदम सीधा और सुंदर। अब बारी है द्वंद्व समास की। द्वंद्व का मतलब ही होता है बराबरी का मुकाबला, और इस समास में दोनों शब्द बराबर के शक्तिशाली होते हैं। यहाँ कोई बॉस नहीं है, दोनों बराबर। जैसे राम लक्ष्मण, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, है ना? वे बराबर हैं। माता पिता के साथ भी वही बात है, और अक्सर इनके बीच में ये छोटा सा योजक चिन्ह मिल जाता है, जैसे वे हाथ पकड़े हुए हों। अगला है द्विगु समास, और ये शायद सब में सबसे आसान है। इसका एक ही सुनहरा नियम है, पहला शब्द हमेशा एक संख्या होगी। बस संख्या देखिए, द्विगु समास को पहचानिए। ये इतना ही आसान है, सच में। देखिए, त्रिलोक में त्रि का मतलब है 3, पंचवटी में पंच का मतलब है 5। कितना आसान है ना? और आखिर में हमारा छठा और आखिरी प्रकार बहुव्रीहि समास। यह थोड़ा रहस्यमयी है। यहाँ शब्द अपने हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि यह किसी पूरी तरह से अलग तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है। जैसे चंद्रमुख, हम सिर्फ चांद और मुख की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका चेहरा चांद जैसा है। और पीतांबर, सिर्फ पीले कपड़े नहीं, बल्कि वो हैं जो पीले कपड़े पहनते हैं, भगवान विष्णु। ठीक है, तो अब उस चीज पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। एक ऐसी मास्टर की, एक ऐसी चाबी जो परीक्षा में समास के ताले को झट से खोल देगी। बस ये 3 सवाल पूछने हैं। क्या दोनों शब्द बराबर के साथ ही हैं? तो ये द्वंद्व है। क्या शुरुआत में कोई नंबर है? तो ये द्विगु है। क्या एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है? तो ये कर्मधारय है। बूम, ज्यादातर सवाल यहीं हल हो जाएंगे। तो हमने एक उलझन से शुरुआत की थी, और अब हम यहाँ स्पष्टता तक पहुँच गए हैं। हमने सीखा कि समास सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो हमारी भाषा को और भी खूबसूरत बनाने का एक जरिया है। उम्मीद है कि अब समास को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा होगा। ये वाकई में तार्किक है। एक बार ये दिमाग में बैठ गया तो बस बैठ ही जाता है।
और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, क्या व्याकरण के किसी और नियम के बारे में सोचा जा सकता है जो समास की तरह ही शब्दों को जोड़ता या बदलता है? सोचिएगा इसके बारे में। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और सीखते रहिए।